नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत सिंह राजपूत और स्वागत करता हूं बीएसबी ओल एग्जाम प्रिपरेशन के आपके इस चैनल पर। कई दिनों बाद ये वीडियो आ रही है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा इस वीडियो में, तो वो होगा हमारा एनिमल टिश्यू, जो हमारा हिंदी में उसको कहते हैं जंतु ऊतक। तो ऐसी ही कुछ दिलचस्प हमारे टॉपिक्स हैं, उस इससे इस वीडियो से पहले भी कवर किए जा चुके हैं। हमारी प्रॉपर जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है उसमें बहुत सारे टॉपिक है वो कवर कर दिए जा चुके हैं। आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छी चल रही होगी एग्जाम्स की, और साथ ही अभी सीजीएल का कुछ अपना एग्जाम आने वाला है, इंपॉर्टेंट है, उनके हिसाब से भी इसमें कुछ हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, वहां पर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अपने देखते हैं, अपने इस टॉपिक के बारे में हम जानते हैं आगे चलकर बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए अपने चलते हैं टॉपिक के ऊपर। जो हमारा जंतु तक है, सिंपली हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जंतु तक पहले हम जानते हैं, बेसिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि जंतु तक होता क्या है। प्रॉपर बेसिक से हम उठाएंगे, जैसे पहली वीडियोस में हमने उठाया था। प्रॉपर बेसिक के साथ स्टार्टिंग करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, सबसे पहले किसने नाम दिया, कहाँ से आया था, ये बिल्कुल बेसिक से इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जो हमारा टिश्यू है वो होता क्या है। सबसे पहले टिश्यू शब्द का प्रयोग है वो फ्रांस के एक वैज्ञानिक बिस्टेट ने किया था। फ्रांस के एक वैज्ञानिक हुए हैं बिस्टेट, जिन्होंने सबसे पहले इस नाम का प्रयोग किया था। किसका? जो टिश्यू शब्द है उसका। ठीक है, जिसका विकास लैटिन शब्द में हुआ। किसका? जो हमारा टिश्यू शब्द है इसका लैटिन शब्द में विकास हुआ था। जो टिश्यू है, जो हमारा क्या है, टिश्यू है वो टेक्सचर शब्द से बनकर बना हुआ है। क्या है हमारा जो टिश्यू है वो टेक्सचर, जो हमारा शब्द है उससे मिलकर बना हुआ है। और उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है बुनना। जो टेक्सचर का अर्थ होता है वो क्या होता है? बुनना। और टेक्सचर अर्थ से क्या बना हुआ है? टिश्यू। जिसका जो हमारे सबसे पहले प्रयोग है वो बिस्टेट ने, एक वैज्ञानिक हुए हैं जो फ्रांस के एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं जो जंतु ऊतक है उसके, जो हमारे जंतु ऊतक है या फिर ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जी, ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है हिस्टोलॉजी। जो ऊतक का अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है हमारा हिस्टोलॉजी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मार्क लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्टोलॉजी कहा जाता है ऊतक के अध्ययन को। जो सबसे पहले ऊतक के अध्ययन है, हिस्टोलॉजी से संबंधित जो अध्ययन की शुरुआत है वो सबसे पहले किसने की थी? एक वैज्ञानिक हुए हैं हमारे, इटली के वैज्ञानिक हुए हैं। कौन? हमारे जो हमारे मार्सलो मालपीघी ने की थी। इसलिए इन्हें हिस्टोलॉजी का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इन्हें कहा जाता है। इटली के एक वैज्ञानिक हुए हैं मार्सलो, जो हमारे मार्सलो मालपीघी, जिन्होंने सबसे पहले हमारे जो हिस्टोलॉजी का अध्ययन की शुरुआत की थी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर बनते हैं या फिर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बनते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, चलकर जानते हैं अगले कुछ टॉपिक्स पर, हम देखकर चलिए जानते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? अगला टॉपिक हमारा है टिश्यू। ठीक है, टिश्यू ऊतक होता क्या है? जो हमारा ऊतक है उसका मतलब क्या होता है? बेसिकली हम जानते हैं भाई, हमने पढ़ लिया कि भाई ये होता है, ये टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया, तो उस टॉपिक के बारे में तो पता होना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है ऊतक। तो ऊतक का अर्थ क्या होता है पहले हम जानते हैं। जो ऊतक का क्या अर्थ होता है? समान कोशिकाओं का समूह होता है। जब भी वो एक साथ इकट्ठा होता है, समान कोशिकाओं का समूह जो किसी विशेष कार्य करने के लिए इकट्ठा होता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। कोई भी समान कोशिकाओं का समूह जब वो कोई विशेष कार्य करने के लिए इकट्ठा होते हैं, एक जगह मिलते हैं आकर, तो वो क्या बन जाता है? ऊतक बन जाता है। तो जब कोशिकाओं के समूह में होती है, जब हमारी कोशिकाएं वो समूह में होती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। मैंने आपको बताया था इससे पहले, सेल की प्रॉपर वीडियो आ चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं। जो ऊतक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, जो ऊतक है सबसे पहले हमारी, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होती है, जो हमारे शरीर के सबसे छोटे भाग का, अगर हम अपने शरीर के सबसे छोटे से छोटे टुकड़े को जाने, तो सबसे छोटा टुकड़ा क्या होता है? सेल होता है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। सेल है वो, सेल किससे बने होते हैं? अगर हम कई सारी सेल्स को, बहुत ज्यादा सेल्स को एक साथ मिला देते हैं, तो क्या बन जाती है? टिश्यू बन जाती है, मतलब कि ऊतक हमारी बन जाती है। ऊतक बनने के बाद, ऊतक जब हमारे बहुत सारे ऊतक मिल जाते हैं, तो हमारे क्या बनाते हैं? एक अंग तंत्र, हमारे क्या बनाते हैं? एक अंग का निर्माण करते हैं। कई सारे ऊतक मिलकर हमारा क्या करते हैं? एक अंग का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक अंग का। सेल से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग, और अंग से क्या बनते हैं? अंग से हमारे अंग तंत्र बनते हैं। अंग से क्या बनते हैं? हमारे अंग तंत्र बनते हैं। ठीक है, और अंग तंत्र से हमारे क्या बनते हैं? एक जीव बनता है। ठीक है, अंग तंत्र से हमारा क्या बनता है? जीव बनता है। सेल से ऊतक, ऊतक से हमारा अंग, अंग से अंग तंत्र, और अंग तंत्र से हमारा एक प्रॉपर जीव बनता है। इसलिए सेल को हमारे शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। और उसके जो हमारी सेल्स वो एक साथ इकट्ठा होती है कोई भी विशेष कार्य करने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। अब जानते हैं ऊतक कितने टाइप्स के होते हैं। हमारे ऊतक है वो कितने प्रकार के होते हैं। सफल तो हमारे
जो ऊतक है, टिश्यू है, उनके कितने प्रकार के होते हैं? वे 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्टली हमारे क्या होता है? एनिमल टिश्यू, दूसरा हमारे क्या होता है? प्लांट टिश्यू। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। पहले हमारे है जो हमारे जंतु ऊतक, दूसरा हमारे है जो पौधों के ऊतक होते हैं, प्लांट टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो की टॉपिक्स हमारा क्या रहेगा? टॉपिक रहेगा पशु ऊतक, मतलब कि जो एनिमल टिश्यू है, जंतु ऊतक भी इसे हिंदी में कह देते हैं, तो हमारा रहेगा। जो हमारा प्लांट टिश्यू है, इसके बारे में हम फिर कभी हमारी बॉटनी की जब सीरीज चलेगी उसमें बात करेंगे। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा, ये जो हमारी बॉटनी की आगे सीरीज में चलते चलते बॉटनी में आएगा तो मैं इसे कवर कर दूंगा आगे। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू है, इसके बारे में आज हम इसके में पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। जंतु ऊतक के प्रकार। ठीक है, जो हमारा एनिमल टिश्यू है उसके 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, सिंपली इसके भी टाइप्स होते हैं। तो जंतु ऊतक के कितने प्रकार होते हैं? 4 टाइप। चलिए जानते हैं। फर्स्ट हमारा क्या होता है? फर्स्ट हमारा होता है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक जो एपिथेलियल टिश्यू इसको कहा जाता है। सेकंड के बारे में, सेकंड हमारा होता है मसल्स टिश्यू, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? मांसपेशीय ऊतक कहा जाता है। सिंपली आप समझ सकते हैं मसल से क्या बनता है? मांसपेशीय। ठीक है, मांसपेशीय ऊतक मसल टिश्यू से कहा जाता है। थर्ड हमारा ऊतक क्या अनुसार होता है? संयोजी ऊतक, जिसे हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू भी कह देते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू इसे कहा जाता है, संयोजी ऊतक। फोर्थ के बारे में हम जाने तो हमारा क्या होता है? तंत्रिका ऊतक, जिसे नर्वस टिश्यू भी हम कह देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और आगे चलकर ये प्रॉपर एक टॉपिक में डिवाइड होगा। मैं आगे चलकर प्रॉपर इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। अब पहले हम जानते हैं हमारे उपकला ऊतक के बारे में, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम आज जानते हैं पहले। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू हमारा क्या होता है? ये ऊतक हमारे शरीर की बाहरी और भीतरी परत बनाने का काम करता है। इसका कार्य क्या रहता है? ये हमारे बाहरी और भीतरी परत, हमारे शरीर की क्या करता है? हमारे बाहरी और भीतरी परत बनाने का इसका मुख्य कार्य रहता है। ठीक है, आई होप आपको इसका कार्य समझ में आ गया होगा। सेकंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या बनता है? यह शरीर की सतह को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इसका सेकंड कार्य क्या रहता है? कि हमारे शरीर की सतह को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। थर्ड हमारा क्या रहता है? ये शरीर के उन सभी जगहों पर पाया जाता है जहां की सतह खुली होती है। कहाँ पाया जाता है? ये हमारे शरीर की उस सतह पर पाया जाता है, हर एक सतह पर पाया जाता है जो हमारी सतह क्या रहती है? खुली रहती है। ठीक है, क्या रहती है? सतह हमारी खुली रहती है। तो अगले टॉपिक के हम अगले बारे में जाने, इसके अगले बेनिफिट के बारे में, और जिसे बाहरी पदार्थों के द्वारा नुकसान है वो पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, सिंपली क्या है? ये शरीर की उन सतहों पर पाया जाता है जो हमारी खुली रहती है और जिनको क्या पहुंचाया जा सकता है? बाहरी पदार्थों के द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है, जा सकता है। ठीक है, उनके उस जगह पर ये पाया जाता है। सिंपली अब हम आगे चल के जाने, हमारी जो त्वचा है इन तत्वों से मिलकर बनी होती है। हमारी जो स्किन है, त्वचा है हमारी, किन तत्वों से? जो हमारे उपकला ऊतक है, जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू है, इन्हीं से मिलकर हमारी त्वचा, स्किन बनी हुई होती है। इसका कार्य और मुख्य क्या रहता है? आपने कई बार सर्दियों में देखा होगा, जब आप अपने नाखून को अपनी स्किन के ऊपर ऐसे करते हैं तो कई बार आप देख रहे हो सफेद सी लाइन है, सफेद कलर की लाइन है, वो आपके हाथ पर छप जाती होगी। तो वो क्यों होता है? वो इसी ऊतक के कारण होता है। इस तत्व की कमी के कारण त्वचा सूख जाती है। ये क्या करता है? ये हमारी ठंड से रक्षा करता है, ठंड से हमारी स्किन की रक्षा करता है। साथ ही ये सुंदरता बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। महिलाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्या करता है? हमारी सुंदरता बढ़ाने के लिए भी हमारी मदद करता है। साथ ही हमारे चोटों से सुरक्षा करता है। ठीक है, सुंदरता के साथ ही क्या करता है? जो चोट लगने से सुरक्षा भी हमारी प्रदान करता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम आगे जानते हैं अगले के बारे में। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, उपकला ऊतक के भी कुछ भाग होते हैं, कुल 4 भाग होते हैं इसके भी। तो इस 4 भागों के बारे में हम जानेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सिंपली हम इसको जानेंगे, आपको करते करते ही आसानी से याद हो जाएगा। आप सिर्फ नोट करते रहिए, अपने पेपर पेन लेकर आप आराम से बैठ जाइए। ठीक है, पहला हमारा क्या है? सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम, जिसे हम सरल स्क्वैमस उपकला भी कह देते हैं। सेकंड हमारा है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं, जिसे सत्रित हमारा उपकला कह देते हैं। फिर हमारा कोलुमनर एपिथेलियम आता है, जिसे स्तंभाकार उपकला कह देते हैं। फिर हमारा क्यूबोडियल एपिथेलियम आता है, जिसे हम क्या कह देते हैं? घनाभकार उपकला भी कह देते हैं। पहले इसके बारे में जाने, जो सरल स्क्वैमस उपकला होता है वो क्या होता है? इसकी जो सतह है वो एक कोशिका से मिलकर बनी होती है। इसकी जो सतह है वो एक कोशिकीय से बनी हुई होती है। इसमें एक कोशिकीय सतह पाई जाती है, इसीलिए इसे सरल स्क्वैमस उपकला कहा जाता है। जो हमारी अगले हम जाने, जो स्तरित उपकला है, स्तरित का मतलब क्या होता है? अनेक स्तर की जो हमारी कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं, अनेक स्तर पाए जाते हैं कोशिकाओं के। ठीक है, इसमें क्या हो गया? जो हमारी जो कोशिकाएं हैं वो स्तंभ की आकार की होती है। क्या होती है?
स्तंभ की आकार की, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्तंभ की आकार की होती है, इसीलिए इसे स्तंभाकार जो हमारी क्या कहा जाता है, उपकला कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी कोशिकाएं हैं वो क्या पाई जाती है, घनाभ के आकार की पाई जाती है, घन के आकार की पाई जाती है, ठीक है, घन के आकार की पाई जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे घनाकार उपकला भी कहा जाता है या फिर क्यूबोडियल एपिथेलियम भी इसे कहा जाता है। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं हम इजिली वन बाय वन, ठीक है। तो हम पहले जानेंगे सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम, हमारे सरल स्क्वैमस उपकला के बारे में हम फर्स्टली जानेंगे। आप जितने भी देख रहे हैं इसको साथ ही साथ नोट भी करते रहिए, क्योंकि यहाँ से ही आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो सिंपली अभी चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ऐसे ऊतक की कोशिकाएं चपटी होती हो रही है, अत्यधिक पतली एवं कोवल सतह का निर्माण करती हैं। जो ऐसी जो ऊतक की कोशिकाएं हैं वो क्या होती है, चपटी होती हैं और क्या करती है, अत्यधिक पतली भी होती है, साथ ही कोमल सतह का निर्माण ये हमारा करती है। यहाँ पर आपने देख लिया होगा ये एक कोशिकीय सतह वाली हमारी होती है, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं जानते हैं इसके बारे में। इन कोशिकाओं के केंद्रक भी चपटे होते हैं, न्यूक्लियस भी क्या होते हैं, चपटे होते हैं। सिंपली इसके साथ ही कोशिकाएं भी चपटी होती हैं और जो हमारे केंद्रक है इनके न्यूक्लियस भी क्या होते हैं, चपटे होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ 4 एग्जाम्पल लिए। शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाते हैं, ये तो आपने डेफिनेशन में देख लिया होगा। ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं, शरीर की बाहरी सतह में पाए जाते हैं। रक्त नलिकाओं की दीवार में पाए जाते हैं, जो रक्त नलिकाएं हमारी हैं, नर्व्स जिन्हें हम कहते हैं, उनमें भी, उनकी दीवारों में भी पाए जाते हैं। फेफड़ों के अंदर वायु कोष में पाए जाते हैं, जैसे हमारे फेफड़ा हो गया, ठीक है, ये हमारा फेफड़ा है, इसके अंदर भी छोटे छोटे वायु कोष होते हैं, जो जिनके अंदर जो हमारी क्या बनती है, वायु बनती है, जिसके कारण हमारा फेफड़ा फूलता है। तो उनमें भी क्या होता है, ये पाए जाते हैं, छोटे छोटे नर्व टिश्यू पाए जाते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, वायु कोष पाए जाते हैं, इनमें भी क्या है, ये पाई जाती है, ठीक है। ग्रास नली जो हमारे खाने को हमारे आमाशय तक लेकर जाते हैं, उस ग्रास नली में भी ये पाए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा सर्टिफाइड एपिथेलियम स्तरित उपकला के बारे में हम जानेंगे। इसमें क्या होता है, जो त्वचा की उपकला कोशिकाओं को कटने और फटने से बचाने के लिए त्वचा में कई एपिथेलियम परतें उपस्थित होती हैं। त्वचा को कटने और फटने से, इसका क्या मुख्य कार्य होता है कि त्वचा को कटने और फटने से बचाने के लिए हमारी जो हमारे शरीर में है, कई हमारे एपिथेलियम परतें पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसी के लिए ये कोशिकाएं एक पैटर्न में उपस्थित होती है। क्या होती है, एक कोशिकाएं हमारी, यहाँ पर आप पैटर्न देख सकते हैं, एक पैटर्न में उपस्थित होती है, इसलिए इसे स्तरित उपकला भी कहा जाता है। अनेक स्तर इसमें पाए जाते हैं, अनेक स्तर क्या होते हैं इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अनेक पैटर्न इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्तरित उपकला भी कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जानते हैं। अगला हमारा है क्यूबोडिकल एपिथेलियम घनाकार उपकला। घनाकार उपकला क्या है, ये क्यूब के आकार की होती है, इसीलिए इसे क्यूबोडिकल जो हमारी कोशिकाएं इसे कहा जाता है, ठीक है, क्यूबोडिकल कोशिकाएं कहा जाता है। ये क्यूब के आकार की कोशिकाओं से बना होता है। इसका मुख्य कार्य स्त्राव और अवशोषण का होता है, स्त्राव का और अवशोषण का इसका मुख्य कार्य होता है, ठीक है। फिर हम जाने इसका एग्जाम्पल, ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, हमारी लार ग्रंथियों में पाया जाता है, ठीक है। मुंह में जो लार ग्रंथियां पाई जाती है उनमें पाया जाता है। गुर्दे में, नलिकाओं में पाया जाता है। गुर्दा है हमारी, जिसे हम सिंपली किडनी भी कह देते हैं, जैसे हमारी किडनी है तो इनकी जो नलिकाएं हैं, हमारी नलिकाएं निकली रहती हैं, इनमें भी ये पाया जाता है। साथ ही हमारा जो वर्षण हो गया, पुरुषों में वर्षण और महिलाओं में अंडाशय ग्रंथियों में भी ये पाया जाता है। आई होप आपको सिंपली समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या हमारा, अगला हमारा कोलुमनर एपिथेलियम स्तंभाकार उपकला। स्तंभाकार मैंने बता दिया था, ये स्तंभ के आकार की होती हैं। ये लंबी एवं पतली कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है, ठीक है, लंबी एवं पतली, ये पतली भी है और लंबी भी है, ठीक है, इसलिए इन्हें क्या होता है, इनसे बना हुआ होता है, इसलिए इसे स्तंभाकार उपकला कहा जाता है। इसकी सतह पर माइक्रोविल्ली पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, माइक्रोविल्ली पाए जाते हैं। और ये कहां कहां पर पाए जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, कहां कहां पर पाए जाते हैं, आमाशय की लाइनिंग के परतों में, जो हमारा आमाशय है, ठीक है, जो हमारा पेट है, जहां पर हमारा खाना पचता है अच्छी तरह से, तो हमारी जो आते हैं उनमें पचता है, लेकिन यहाँ पर आमाशय में इसको नरम कर दिया जाता है। तो इनकी जो ये हमारा आमाशय हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आमाशय, आमाशय की जो लाइनिंग है उसमें इसे पाया जाता है, ठीक है। और साथ ही जो हमारी छोटी आंत हो गई, ये तो हमारी बड़ी आंत हो गई, जैसे ये हमारी बड़ी आंत हो गई, ठीक है, यहाँ पर हमारी छोटी आंतें होती हैं, इनके अंदर, इनकी छोटी आंतों के अंदर जो इनकी साइड्स होती हैं, उनमें हमारे पास ऐसी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, तो उनके अंदर ये क्या होता है, पाया जाता है। आई होप आपको सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने आसानी से भी डायग्राम के हिसाब से भी बता दिया है। तो आगे चलते हैं, हम अपने अगले उपकला के बारे में जानते हैं, अगले अपने टिश्यू के बारे में जानते हैं, जो हमारा मांसपेशीय है, जो मांसपेशीय टिश्यू उसको कहते हैं, ठीक है, जो हमारा क्या कहा जाता है, उसको मसल्स टिश्यू उसको कहते हैं। मांसपेशीय ऊतक वे ऊतक होते हैं जिनसे जीवों के शरीर की मांसपेशियां निर्मित होती हैं।
मांसपेशियां ऊतक क्या होते हैं? सिंपली वे ऊतक होते हैं जिनसे हमारी क्या बनती है? जंतुओं की मांसपेशियां बनती हैं, जीवों के शरीर की मांसपेशियां निर्मित होती हैं, बनती है। ठीक है, निर्मित का मतलब बनती हैं। ठीक है, सिंपली इसकी डेफिनेशन ये है। क्या होती है? जो जीव है उनके शरीर की जो मांसपेशियां हैं इससे क्या होता है? उनका निर्माण होता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मांसपेशियां टिश्यू कहा जाता है। मांसपेशीय ऊतक लंबी एवं पतली कोशिकाओं से बना होता है। मांसपेशीय ऊतक क्या होता है? हमारी लंबी एवं पतली कोशिकाओं से बना हुआ होता है। किससे? जो लंबी भी होगी और पतली कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। मांसपेशीय ऊतक हमारे शरीर में मांसपेशियों का निर्माण करने के साथ क्या करता है? मांसपेशियों को बनाने और उन्हें नियंत्रित करने का मदद करता है। जो हमारी मांसपेशी है उनको बनाने के साथ साथ उनको नियंत्रित भी ये करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो मांसपेशीय ऊतक है संकुचन के गुण के कारण अंगों में गतिविधि भी प्रदान करता है। हमारे शरीर में गति होती है मांसपेशियों के अंदर, वो किसके कारण होती है? मसल्स टिश्यू के कारण होती है। ठीक है, किसके कारण होती है? मसल्स टिश्यू के कारण हमारे शरीर में क्या होती है? मांसपेशीय गति होती है। इन मांसपेशियों में विशेष प्रकार का एक प्रोटीन पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है उस प्रोटीन का नाम? वो होता है हमारा संकुचनशील प्रोटीन क्या पाया जाता है। ठीक है, संकुचनशील प्रोटीन उसको कहा जाता है, जिसके कारण क्या होता है? संकुचन और जो हमारी क्या होता है? विश्राम में गतियों का निर्माण होता है। जो हम संकुचन की अवस्था में और गति विश्राम की अवस्था में क्या कर देते हैं? गतियों का भी निर्माण इससे होता है, जो संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है हमारे शरीर में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगले हम इसके बारे में जानते हैं। इसके भी कुछ पार्ट्स है, इसके कुछ पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे। सिंपली इसका पहला पार्ट क्या है? रेखीय पेशीय ऊतक। और रेखीय पेशीय ऊतक को 3 नामों से जाना जाता है। पहला तो खुद ही है रेखीय पेशीय ऊतक, दूसरा हमारा कंकाल पेशीय ऊतक, तीसरा हमारा स्वैच्छिक पेशीय ऊतक है। रेखीय पेशीय ऊतक इसलिए इसी कहा जाता है क्योंकि ये हमारा क्या होता है? इसमें रेखीय कोशिकाएं होती है, रेखीय कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। और कंकाल ऊतक इसे क्यों कहा जाता है? कंकाल पेशीय ऊतक क्यों कहा जाता है? ये हड्डियों से जुड़ा हुआ होता है। और साथ ही स्वैच्छिक पेशीय ऊतक इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि हाँ, इसमें वो अंग पाए जाते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण होता है, जैसे हाथ हो गई, हमारे पैर हो गए, क्योंकि हम अपने हाथों को अपनी मर्जी के हिसाब से हिला सकते हैं, पैरों को अपने मर्जी के हिसाब से हिला सकते हैं, इसलिए इनको स्वैच्छिक पेशीय ऊतक भी कहा जाता है। सेकंड क्या है? वो हमारा क्या है? अरेखीय पेशीय ऊतक। और थर्ड क्या है हमारा? हृदय पेशीय ऊतक, हृदय पेशीय ऊतक, हृदय पेशीय ऊतक। ठीक है, तो सिंपली हम इनके बारे में जानेंगे। पहले हम जानते हैं रेखीय पेशीय ऊतक के बारे में, जिसे हम रेखीय कंकाल इच्छानुसार ऊतक भी, इच्छानुसार मतलब जो स्वैच्छिक ऊतक है इसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो क्या होता है? इन ऊतकों, जो हमारी रेखीय पेशीय ऊतक है उसके बारे में हम पहले जानते हैं। इसको क्यों कहा जाता है? इन ऊतकों की कोशिकाएं लंबी बेलनाकार होती है, लंबी होती हैं और क्या होती है? बेलन के आकार की होती हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? रेखाओं में की तरह विभाजित होती हैं। जो इनकी जो रेखाएं हैं, जो उनकी कोशिकाएं हैं, वो रेखाओं की तरह क्या होती है? विभाजित होती हैं, इसलिए इन्हें रेखीय पेशीय ऊतक भी कहा जाता है। ये हमेशा हड्डियों से जुड़े रहते हैं और शरीर को गति में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें कंकाल कोशीय ऊतक भी कहा जाता है। क्योंकि ये हमारे शरीर में हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं? ये हड्डियों से हमारे शरीर में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, इसलिए ये शरीर को क्या करते हैं? हमारी गति प्रदान करते हैं, जो हमारी गति प्रदान करते हैं हमारे शरीर को, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? कंकाल कोशिकीय ऊतक भी कहा जाता है। साथ ही क्या होता है? जिन अंगों पर हमारा नियंत्रण होता है, जिन अंगों पर हमारा नियंत्रण होता है वहां ये पाए जाते हैं, इसलिए इनको स्वैच्छिक ऊतक भी कहा जाता है। मैंने आपको सिंपली इन तीनों के बारे में बता दिया था। फिर क्या होता है? मांसपेशियां मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? मांसपेशीय ऊतक है वो कहाँ पाए जाते हैं? मुख्य रूप से हमारे वो वहां पर पाए जाते हैं जहां पर हमारा बल चलता हो, जहां पर जैसे हाथ होगी, पैर, गर्दन, जो हमारे इच्छा अनुसार हिलते हुए हो। ठीक है, जो अंग अन्य ऐसे अंगों में पाई जाती है जो हमारे क्या होते हैं? जिन पर हमारा नियंत्रण होता हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली हम चलते हैं अब अरेखीय पेशीय ऊतक के बारे में जानते हैं। अरेखीय पेशीय ऊतक के बारे में जाने तो ये पतली एवं लंबी होती है, लेकिन इनमें रेखाएं और धारियां नहीं पाई जाती। जो रेखीय पेशीय ऊतक उनमें पतली एवं लंबी के साथ रेखाएं पाई जाती थी, लेकिन इसमें क्या होता है? लंबी एवं पतली के साथ क्या होती है? इनमें रेखाएं और धारियां नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें अरेखीय पेशीय ऊतक या फिर अरेखीय मांसपेशी ऊतक भी कहा जाता है। इनका संकुचन हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता है, ये हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलते हैं, इनको हम हिला नहीं सकते हैं। जैसे हमारा हार्ट हो गया, हार्ट है वो हमारी मर्जी के बिना नहीं चलता है, उसकी मर्जी से हम चलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका क्या होता है? संकुचन हमारे इच्छा अनुसार नहीं होता है। शरीर के वे अंग जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है वे अस्वैच्छिक
जो हमारा मांसपेशियों से बने होते हैं, अस्वैच्छिक मांसपेशियों से वो बने हुए होते हैं, जिन पर हमारा क्या होता है, जिन अंगों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे शरीर के अंदर अंगों का कार्य करना, शरीर के अंदर जो भी कार्य करते हैं अंग हमारे, जैसे हमारे ये एग्जाम्पल के लिए अच्छा एग्जाम्पल रहेगा, जो हमारा क्या है, छोटी आंत बड़ी आंत, ये हमारे हिसाब से नहीं चल सकती, क्योंकि भाई ये अपना काम खुद करेंगी। अगर ये भी हम अपने हिसाब से चलेंगे तो हम इनको अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हार्ट हो गया, ये हो गए, किडनी हो गई, तो हमारे अपने हिसाब से नहीं चलती हैं, ये अपने खुद के हिसाब से चलती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम चलते हैं थर्ड के बारे में, हृदय पेशी ऊतक। हृदय पेशी ऊतक के बारे में जाने तो क्या होता है, ये हमारा हृदय मांसपेशियों का बना होता है। जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है, जो हमारा हृदय है, वो क्या होता है, मांसपेशियों मिलकर बना होता है। ये तो आप जानते हैं, मांसपेशियों से क्या होता है, मिलकर बना हुआ होता है। ये हृदय के अंदर होते हैं और इनके कार्य अनैच्छिक होते हैं। इनके कार्य क्या होते हैं, अनैच्छिक होते हैं। और क्या किससे मिलकर, ये हृदय के अंदर पाए जाते हैं। जैसे हार्ट हो गया, और हार्ट के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बहुत सारी मांसपेशियां हमारी पाई जाती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सिंपली। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड के बारे में, थर्ड उपकला के बारे में हम जाने। तो थर्ड उपकला हमारा क्या होता है, जो तंत्रिका ऊतक होता है। ये फोर्थ पर रख रखा था, लेकिन थर्ड पर इसे मैं ले आया हूं, ठीक है। तो सिंपली आप कंफ्यूज मत होना, तंत्रिका ऊतक है जो नर्वस टिश्यू हम इसे कहते हैं। तो सिंपली अब हम इसके बारे में जाने। तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क, हमारी रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। ये शरीर की कई गतिविधियों के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो तंत्रिका ऊतक हमारी मस्तिष्क में पाए जाते हैं, रीढ़ की हड्डी में पाए जाते हैं, या फिर हमारी तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं, जिनसे क्या होता है, ये शरीर की कई गतिविधियों के लिए, नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो कई गतिविधियां हैं, इन्हीं के कारण होती हैं, ठीक है। इन्हीं के कारण हमें पता चलता है। तो सेकंड इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या बनता है, तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को शरीर से बाहर भाग से दूसरे भाग भेजने का कार्य करता है, ठीक है। जो तंत्रिका ऊतक क्या करता है, जैसे हमने कोई भी चाय का कप लिया और हमें एकदम से चाय में हाथ लग गया हमारा, तो क्या होता है, सूचनाओं को एक तरफ से जुड़े हुए होते हैं, आपस में क्या होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं। तो एकदम से हमारी सूचनाओं को क्या करते हैं, हमारे एक भाग से दूसरे भाग में लेके जाते हैं, और लास्ट में कहां पर लेके जाते हैं, ब्रेन तक लेके जाते हैं। ब्रेन तक ले जाने के बाद क्या करते हैं, जो हमारा ब्रेन है वो इन्हें आदेश देता है कि भाई अपना हाथ हटाओ। हाथ हटाते हैं, फिर तब हम अपना हाथ हटाते हैं। और ये क्रिया इतनी तेज होती है कि हमारे क्या होता है कि आपको कभी भी आप सोचेंगे कि भाई ये इसको बताएगा, ये उसको बताएगा। बहुत सारे हमारे जो क्या पाए जाते हैं, हमारे तंत्रिका जो हमारे क्या पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये गति है बहुत तेजी से होती है, ये प्रक्रिया है बहुत तेजी से हमारे शरीर में होती है, जिसका हम समय का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम अपना थर्ड जो इंपोर्टेंस के बारे में जाने। जो तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहा जाता है, और न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है, ठीक है। जो तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है। और इन तंत्रिका ऊतक जो ये होती है, ये तंत्रिका ऊतक की क्या होती है, एक कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। ये जो हमारे न्यूरॉन है उसका आप डायग्राम देख सकते हैं, इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो मैं बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। जो न्यूरॉन है उसके ऊपर, ठीक है, जो हमारे न्यूरॉन है, ठीक है। सिंपली आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक हमारा लास्ट, हमारा संयोजी ऊतक होता है। लास्ट हमारा क्या हो गया, संयोजी ऊतक। ये थर्ड नंबर पे था, लेकिन अभी मैं इसको फोर्थ नंबर पे ले आया हूं, ठीक है। जो कि हमारा किसका पार्ट होता है, जो जंतु जो ऊतक है उसका पार्ट होता है, ठीक है। फोर्थ पार्ट हम इसको लेकर चल रहे हैं। कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट इसको लेकर चल रहे हैं, संयोजी ऊतक को। कनेक्टिव टिश्यू इसको इंग्लिश में कहते हैं। संयोजी ऊतक वह ऊतक होता है जो शरीर के विभिन्न अंगों को, संरचनाओं को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। क्या करते हैं, संरचनाओं को और जो हमारे विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ते हैं। इसके भी 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्टली हमारे क्या हो गया, बोन होगी, हड्डी जिसको हम कह देते हैं। अस्थि भी मैं इसको कह सकता हूं। सिंपली आप कंफ्यूज मत होना, या फिर किसी पेपर एग्जाम में पूछ ली जाए अस्थि किसको कहते हैं, तो सिंपली आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। साथ ही उपास्थि कह देते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, उपास्थि। थर्ड है लिगामेंट। फोर्थ हमारा टेंडन। और जो हमारा लास्ट हो गया, फिफ्थ हमारा क्या हो गया, रक्त, ब्लड जिसको हम कह देते हैं, अपना खून कह देते हैं, ठीक है, ब्लड। तो फर्स्टली हम जानते हैं अपनी किसके बारे में, बोन के बारे में, हड्डी के बारे में। जो कंकाल तंत्र के ऊपर भी मैंने प्रॉपर अपनी एक वीडियो बना दी, और उससे रिलेटेड जितने भी जीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी उस वीडियो के बाद हमने अपलोड कर रखी है एक और वीडियो, वहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसके बारे में बताता हूं, क्योंकि ये किसका भाग है, हमारा किसका भाग है, जो हमारा संयोजी ऊतक है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, उसका ये भाग है, इसलिए इसके बारे में बताना जरूरी है, ठीक है। जो हड्डी है, बोन है,
जिसको क्या कहा जाता है, हड्डी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होती है, संयोजी ऊतक होती है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। हड्डियां शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करती है, हमारे शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करने के लिए हड्डियां जिम्मेदार होती हैं, ठीक है। साथ ही और भी होते हैं साथ ही, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट होता है इसका ही होता है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, हड्डियां आरबीसी और डब्ल्यूसी बनाने के लिए हमारे क्या करती है, निर्माण का कार्य करती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। रक्त के ऊपर भी प्रॉपर वीडियो आ चुकी है, वहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी निर्माण का कार्य भी करती है। हड्डियां अपने अंदर खनिजों को स्टोर करके रखती है। खनिजों को स्टोर कैसे करके रखती है, जो हमारी हड्डियां हैं उसके अंदर कैल्शियम और जो हमारे फॉस्फोरस है वो ज्यादा पाया जाता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। आपने सुना होगा कैल्शियम की कमी के कारण हमारी हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। कह देंगे कि तेरी हड्डियां कमजोर हो गई है, तेरे में कैल्शियम की कमी हो गई है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा क्या रखते हैं, मिनरल्स को स्टोर अपने अंदर रखती हैं। साथ ही क्या कहते हैं, इसमें उपस्थित कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, ओस्टियोसाइटस कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसके अंदर जो भी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं उनको ओस्टियोसाइटस इसको कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, अगले उपास्थि के बारे में जानते हैं। उपास्थि क्या होती है, ये एक प्रकार की नर्म सतह होती है। क्या होती है, नर्म सतह होती है। सिंपली हम इसके बारे में जाने, उपास्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ये जोड़ों को नरम करने, हड्डियों को संरक्षित करने और उनको घूमने के लिए एक चिकनी सतह प्रदान करने का काम करती है। और जहां भी लचीलापन बनाए रखने की आवश्यकता है वहां पर ये उपस्थित होती है, ठीक है। सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा। नर्म सतह करने में, जहां पर भी नर्म सतह करने में, हड्डियों को सुरक्षित करने में, साथ ही जो घूमने के लिए एक चिकनी सतह प्रदान करने का इसका मुख्य कार्य होता है। जहां पर भी हमारे क्या होते हैं, लचीलापन हमारे शरीर में पाया जाता है। यहाँ पर ये पाई जाती है, ठीक है, ऐसे पाई जाती है। जिसको क्या कह देते हैं हम अपने, क्या कह देते हैं, कार्टिलेज भी इसको इंग्लिश में कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कार्टिलेज भी इसको इंग्लिश में हम कह देते हैं सिंपली आपको, ठीक है। उपास्थि भी इसको हिंदी में कह देते हैं सिंपली। उपास्थि कार्टिलेज में उपस्थित जो भी हमारी कोशिकाएं पा जाती हैं उनको क्या कहते हैं, जीवित कोशिकाएं पा जाती हैं उनको कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइटस। कॉन्ड्रियोसाइटस उसको कहा जाता है। जो उपास्थि में निवास करती हैं जीवित कोशिकाएं उनको क्या कहा जाता है, कॉन्ड्रियोसाइटस कहा जाता है। आई होप आपको सिंपली ये समझ में आ रहा होगा। तो आगे चलते हैं, आगे चलकर जानते हैं अगला जो हमारे टेंडन और लिगामेंट के बारे में जानते हैं। टेंडन और लिगामेंट क्या है, एक प्रकार के संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू इनको कह देते हैं। तो ये क्या क्या कनेक्ट करते हैं, जो टेंडन है हमारा क्या करता है, हड्डियों से हमारे क्या करते हैं, मांसपेशियों को कनेक्ट करता है। लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करता है। जो हमारी हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिगामेंट है जो हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट कर रहा है। ये मांसपेशी और ये हड्डी है, इसको कनेक्ट करने वाला कौन है, हमारा टेंडन है, ठीक है, टेंडन, ठीक है। और फिर लिगामेंट को क्या कहते हैं, लिगामेंट क्या है, ये हड्डी है और ये भी हड्डी है। हड्डी को हड्डी से कनेक्ट करने वाले को क्या कह देते हैं, लिगामेंट कह देते हैं। सिंपली आप इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे चलते हैं अपने लास्ट के बारे में, ब्लड, रक्त, खून, जिसको आप कह सकते हैं ब्लड के बारे में, ठीक है, रक्त के बारे में। रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। हमारा एक प्रकार का ही हमारे शरीर में पाया जाता है। रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। एक ही जो हमारे इसका जो अंतर संयोजी पदार्थ तरल होता है जिसके कोशिकाएं बिखरी रहती हैं, ये हमारे क्या होता है, जो इसका जो अंतर संयोजी पदार्थ तरल होता है, जो इसके अंदर जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। इसीलिए तरल संयोजी से ऊतक कहा जाता है। जिसमें कोशिकाएं बिखरी हुई रहती हैं, इसके अंदर क्या रहती हैं, कोशिकाएं बिखरी हुई रहती है क्योंकि ये तरल अवस्था में पाया जाता है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रक्त हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक ही तरह का संयोजी ऊतक है। क्या है, एक ही तरह का क्या पाया जाता है, तरल संयोजी ऊतक है, ये पाया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो ब्लड हमारा लास्ट टॉपिक था, आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर समझ में आई तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। और अभी तक आपने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारे जो इंपॉर्टेंट इस प्लेलिस्ट से रिलेटेड अपडेट्स है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।